गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यू नो अबाउट दैट last 2 or 3 days I don't applied more information for you, so sorry for that, but in this video I am going to discuss about polity section. If you love this video, please subscribe this channel. Thank you. Let's start the first question on screen. जनगणना के अनुसार जो सीमांकित प्रत्येक गांव की अपनी एक समर्पित सभा और ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। जनगणना के अनुसार प्रत्येक गांव के अपनी एक समर्पित ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होना अनिवार्य है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष गांव के लोकसभा में चुनाव में मतदान करने का अगर पात्र है तो वो ग्राम पंचायत के चुनाव में भी मतदान कर सकता है। इज इट राइट और रॉन्ग? फर्स्ट स्टेटमेंट, यू नो अबाउट दैट कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत से गांव हैं जिसमें ग्राम सभा नहीं होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक ऐसी सभा होती है जो पंचायत के क्षेत्र में निवास करती है। यह केवल एक गांव या कुछ गांवों के समूह का हो सकता है। ठीक है, कुछ राज्यों में प्रत्येक गांव के लिए एक गांव की बैठक आयोजित की जाती है, और ऐसा बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होनी ही है। दैट्स नॉट राइट। ओके। एंड सेकंड, कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है और जिसे वोट देने का अधिकार है वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, और इन वयस्कों को लोकसभा में चुनाव में मत देने का अधिकार भी होता है, क्योंकि 18 वर्ष या 18 वर्ष अधिक आर्टिकल 326 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन वयस्क मताधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। और आपको पता ही होना चाहिए कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। दैट द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी ऑलरेडी। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या आवश्यक परिवर्तन किए गए? व्हाट आर द मेजर चेंजेस टुक प्लेस बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? फर्स्ट ऑप्शन, पंचायतों को अधिनियम द्वारा गठित किया गया था क्योंकि वे स्वतंत्र भारत में मौजूद नहीं थी। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और तीसरा है कि इसने पंचायतों के आकार को निर्धारित किया और पंचायतों के कार्यकारी शक्ति प्रदान किया। क्या पंचायती राज ने कार्यकारी शक्ति प्रदान की, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? और फाइनली कि इस अधिनियम के द्वारा, चूंकि यह अधिनियम स्वतंत्र भारत में पहले से मौजूद था, इज इट राइट और रॉन्ग? जी हाँ, आप जानते हैं कि पंचायती राज जो व्यवस्था था वो थर्ड टियर अर्थात तीसरे स्तर पर डायरेक्ट चुनाव का एक बेहतरीन तरीका, ताकि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो उसको बहुत बेहतरीन ढंग से धरातल पर लाया जा सके। महात्मा गांधी का कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का, इसको बल मिला। आखिर शुरुआत तो 1959 से, यू नो अबाउट दैट कि राजस्थान का जो गांव पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य बना 1959 में नागौर जिला। ओके, तो अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया गया। हालांकि 1960 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था का राज्यों का निर्माण मतलब बहुत धीमा गति से हो रहा था, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य के मतलब संख्या के बारे में, समिति के बारे में, परिषद के बारे में, उनके रिलेटिव काल कितना होना चाहिए, संरचना कितनी होनी चाहिए, और साथ साथ उनके वित्त को लेकर बहुत ही मतलब भिन्नता थी। इस परेशानी के कारण ठीक ढंग से लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो नहीं रहा था। सत्ता का मतलब एक तरह से केंद्रीकरण के कारण गांधी जी का सपना को बल नहीं मिला रहा। तभी फाइनली जाकर 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रणाली को एक समान संरचना में ढालने की कोशिश की गई, और आज वर्तमान में 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को एक तरह से स्थापित किया गया और उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके बहुत से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस निकल कर आए हैं जो किसी और वीडियो में चर्चा होगी। तत्कालीन के प्रश्न संक्षिप्त में समाप्त करते हैं। दूसरा बात है कि पंचायतों के क्षेत्रों को वार्डों में चुना गया और इसका आकार संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इट कि राज्य विधानमंडल नगर पालिका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व निर्धारित कर सकती है? राज्य विधानमंडल के द्वारा नगर पालिका में किन किन व्यक्तियों को मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है? फर्स्ट, नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए जाने योग्य विधायक या सांसद को, या फिर नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले शिक्षक और किसी स्नातक को, या फिर नगर पालिका प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को। देखिए, राज्य विधान मंडल नगर पालिका में केवल नागरिक नगर पालिका के क्षेत्र में जो चुने जाने योग्य
विधायक और सांसद उन्हीं को नियुक्त कर सकती है, इसके अलावा किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। यह प्रावधान नगरपालिका प्रशासन को एक तरह से संवर्धन करने के लिए लाया गया था। इसमें नगरपालिका के में बैठकों की मतदान के अधिकार के बिना, मतलब आपको नगरपालिका में मतदान करने का अधिकार नहीं मिलेगा। प्रशासन के विशेष क्षेत्र में ज्ञान या रखने वाले व्यक्ति को या निर्वाचन क्षेत्र जैसे कि का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य को, मतलब आप सीधा सीधा विधानमंडल जो है उसको चुनने का, उसको प्रतिनिधित्व देने का अधिकार रखती है। छावनी बोर्ड के बारे में प्रश्न है कि छावनी बोर्डों में कौन सा कथन सही है। छावनी बोर्ड के बारे में विचार कीजिए कि इन्हें छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नागरिक प्रशासन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत या प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आते हैं। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट छावनी बोर्ड। यू नो दैट छावनी बोर्ड ये भी, मतलब छावनी क्षेत्र में जो नागरिक आबादी है उसके नगर पालिका प्रशासन के लिए स्थापित किया गया। मतलब एक तरह से ये भी एक तरह से कंसेप्ट है नगर पालिका, नगर निगम जो छावनी में रहते हैं। इन्हें 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक कानून के माध्यम से पास हुआ है और यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण का आता है। याद रखिएगा, छावनी बोर्ड केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के छावनी, ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। 97वां संविधान संशोधन के संबंध में एक प्रश्न है। 97 संवैधानिक संशोधन, इसके माध्यम से क्या क्या हुआ। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा है कि सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। कौन सा कथन सही है? तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2011 में 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और उसको संरक्षण प्रदान किया। इसके द्वारा कुछ काम महत्वपूर्ण 3 परिवर्तन किए गए। पहला, इसने सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बनाने का अधिकार दिया, मतलब सहकारी समिति अब बनाइए, आपका मौलिक अधिकार है, जिसको आर्टिकल 19 में जिक्र किया गया है। इसने सहकारी समितियों के संवर्धन हेतु नए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया, जो कि 43 के अनुच्छेद में मिल जाएगा। इसी तरह संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया और सहकारी समितियों को, मतलब इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो बिकॉज आई वुड लव टू अपलोड सिंपल और शॉर्ट वीडियो so that you can watch 2 or 3 times. But before finishing this video, I must say, if you love this video, please share and subscribe this channel. Thank you.